सिविल में स्वागत है। ठीक है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बिल्डिंग क्या होता है इसको मैंने परिभाषित करने का प्रयास किया था। मैंने कहा था चार दीवारों से घिरी हुई संरचना है जिसमें रहने वालों को वातावरणीय प्रभाव से बचाने के लिए उसके ऊपर आवरण दे दिया जाता है। कमरे में प्रवेश करने के लिए दरवाजे दे दिए जाते हैं। कमरे में ताज़ी हवा और रोशनी आती रहे इसलिए खिड़कियों का प्रावधान कर दिया जाता है तथा कमरे में मौजूद दूषित हवा बाहर निकलती रहे उसको हम के लिए रोशनदान की व्यवस्था कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से घिरी हुई संरचना को हम आवास करते हैं। ठीक है, आवास को दो तरह से बांट सकते हैं, एक आपका है प्रयोग के आधार पे और दूसरा आपका उपयोग के आधार पे। ठीक है, तो जो उपयोग के आधार पे करते हैं तो 5 तरीके से बांटते हैं। सार्वजनिक भवन, ठीक है, आवासीय भवन, औद्योगिक भवन, व्यावसायिक भवन एवं धार्मिक या हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। जो दूसरा वर्गीकरण BIS करता है हमारा उसके अनुसार हम 9 ग्रुप में बांटने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्लास A से लेके क्लास I तक A B C D E F G H I। क्लास A जो होता है आपका आवासीय भवन होता है और ये 5 ग्रुप में आपके सामने आता है A1 A2 A3 A4 और A5। इसे क्रमशः आप अस्थायी आश्रय भी कर सकते हैं, दूसरा व्यक्तिगत हो सकता है, तीसरा आपका फ्लैट हो सकता है, ठीक है, चौथा आपका डॉर्मेट्री हो सकता है और पांचवा आपका होटल हो सकता है। ठीक है, अस्थायी आश्रय का मतलब जहाँ रहने की सुविधा दी जा रही होगी, खाना बनाने की व्यवस्था नहीं दी हो रही होगी। ठीक है, दूसरा व्यक्तिगत जहाँ खाना बनाने की व्यवस्था भी साथ में सम्मिलित होगी। तीसरा था डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री वह जगह होती है जहाँ 2 से अधिक लोगों के रहने की व्यवस्था कर दी जाती है। ये प्रायः होटल या रेलवे स्टेशन वगैरह पे आपको ये व्यवस्था मिलती है। फिर आपके पास होता है फ्लैट। ठीक है, फ्लैट में क्या होता है, जब 2 से अधिक परिवारों को एक ही बिल्डिंग में रहने की व्यवस्था दे दी जाती है तो उसे फ्लैट कहते हैं। होटल क्या होता है, जब 15 से अधिक लोगों के रुकने की व्यवस्था कर दी जाती है, जहाँ पे खाने की व्यवस्था हो सकती है और खाने की व्यवस्था नहीं भी हो सकती है। क्लास B जो था आपका शैक्षणिक भवन से था। क्लास C आपका संस्थागत भवन थे जो आपको C1 C2 और C3 जहाँ पे आप समाज के लाचार लोगों को रखने का प्रयास करते हैं या जो अपराधी होते हैं उनको रखने का प्रयास करते हैं, तो उसको 3 ग्रुपों में बांटा गया था। क्लास D था आपका असेंबली भवन यानी कि सभा भवन, जहाँ पे हम किसी कार्य को करने के लिए, कोई धार्मिक कार्य हो सकता है या किसी विषय पे आपका लेक्चर या हो सकता है व्याख्यान हो सकता है, उसको करने के लिए संपादित करते हैं। जो इसके बाद से क्लास E जो था आपका, ठीक है, व्यवसायिक भवन था। यहाँ पे व्यवसायिक और वाणिज्यिक 2 अलग होते हैं। एक होता है जिसमें आप कुछ चीज प्रोडक्ट को नहीं बेचते हैं, ठीक है, और एक होता है जिसमें प्रोडक्ट को बेचने का प्रयास करते हैं। प्रोडक्ट ना बेचने वाली चीज़ में क्या है, डॉक्टरों का चैम्बर क्लिनिक हुआ, वकीलों के चैम्बर्स हुए या इंजीनियर्स का अपना केबिन हुआ। यहाँ से हम किसी प्रोडक्ट को नहीं बेचते हैं लेकिन व्यवसाय हम करते हैं। ठीक है, और जो वाणिज्यिक हुआ, यहाँ पे क्या होता है, बनी चीज़ों को बेचने का प्रयास करते हैं। जैसे दुकानें हुए, माल हुए, ये क्या है, ये बनी हुई चीज़ें, इनको बेचने का हम प्रयास करते हैं। ये F हो गया। जो आपका G है, ठीक है, वो आपका औद्योगिक भवन है, यानी कि जहाँ पे खरीदने बेचने वाली वस्तुओं को निर्माण किया जाता है। तो वहाँ पे 2 सुविधाएं आपको देनी होंगी। एक कि उन कच्चे माल को वहाँ रखा जाए और उसको तैयार करने के बाद अच्छे बने हुए माल को वहाँ रखा जाए और फिर उसको ओपन टू मार्केट किया जाए। लास्ट में होता है आपका, ठीक है, ये स्टोरेज बिल्डिंग। जो किसी फैक्ट्री में कोई सामान बनाते हैं तो वो तत्काल मार्केट में उपलब्ध नहीं हो पाता है। ठीक है, तो बनाने के बाद उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ता है। तो बने बनाए सामानों को जहाँ स्टोर किया जाता है उसे हम कहने का प्रयास करते हैं आपका ये स्टोर भवन। और लास्ट आपका जो I था, ठीक है, वो था आपका रिस्क फैक्टर, यानी कि रिस्क जो वाले बिल्डिंग होते हैं, जोखिम युक्त जो भवन होते हैं, वो भवन आप यूज करते हैं। जैसे कि आपको बारूद रखना है, पेट्रोल को स्टोर करना है, डीजल को स्टोर करना है, तो इनके लिए बड़ी दूर या हट के बड़ी सुरक्षा के साथ ऐसे भवन को हम करने का प्रयास करते हैं। जो बिल्डिंग होती है, ठीक है, वो 2 भागों में हम बांटने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एक होता है जो ग्राउंड के नीचे होता है, यानी कि ग्राउंड के नीचे की संरचना आपके सामने आती है, ठीक है, और दूसरी आपकी ग्राउंड के ऊपर आपकी संरचना चली जाती है। ये संरचना आपके सामने आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप कैसे करते हैं, ये आपके मान लीजिए ऊपर की संरचना है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास प्लिंथ लेवल होता है इस, और ये ग्राउंड। तो प्लिंथ लेवल से आपके ग्राउंड के नीचे की संरचना, प्लिंथ लेवल से आपके ग्राउंड के नीचे की संरचना आपकी सब स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि
अर्ध संरचना कहलाती है, ठीक है। और इसके ऊपर की संरचना आपकी क्या कहलाती है? ये सुपर स्ट्रक्चर कहलाती है। ये संरचना आपकी सुपर स्ट्रक्चर कहलाती है, जो आपकी दीवार के रूप में आपके सामने होती है, ठीक है। यहाँ पे नींव की पहले बात कर लें। नींव होता क्या है, ठीक है? जमीन के नीचे की वह संरचना जो अधिसंरचना से, ये आपका अधिसंरचना है, ठीक है। इस अधिसंरचना से आ रहे भारों को आपको नीचे स्थित मृदा पे स्थानांतरित करने का प्रयास करती है, ठीक है। और सुपर स्ट्रक्चर क्या है? जो जमीन के ऊपर की संरचना होती है। नींव के विषय में डिफिनीशन है, वह संरचना जो अधिसंरचना है, यानी कि सुपर स्ट्रक्चर से आ रहे भारों को नीचे स्थित और मृदा पे स्थानांतरित करने का कार्य करती है, जो निर्माण के दौरान दिखाई दे सकती है और आफ्टर निर्माण दिखाई नहीं भी दे सकती है, ठीक है, ठीक है। दोनों चीज़ हो सकती हैं, निर्माण के बाद दिखाई भी नहीं दे सकती है और निर्माण के बाद दिखाई दे भी सकती है और दिखाई नहीं भी दे सकती है। ये किसी भी मटेरियल की बनाई जा सकती है, यानी कि ये आपकी लकड़ी की भी बनाई जा सकती है, ये आपकी ईंट की भी बनाई जा सकती है, ये आपकी पत्थर की भी बनाई जा सकती है, सीमेंट कंक्रीट की बनाई जा सकती है और इस्पात की बनाई जा सकती है। ये सब चीज़ें होती हैं जिनको हम करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद से आपके पास आता है लोड्स ऑन द फाउंडेशन, यानी कि वे कौन कौन से लोड हैं, ठीक है। लोड्स ऑन द फाउंडेशन, ठीक है, यानी कि वे कौन कौन से भार हैं जो आपके नींव पे आते हैं और उसको लेने के बाद ही आप अपने नींव का निर्माण करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आता है डेड लोड, ठीक है, यानी कि मृतप्राय भार। दूसरा आपके पास आता है लाइव लोड, ठीक है, यानी कि चल भार। तीसरा आपके पास आता है विंड लोड, ठीक है, यानी कि हवा का भार। और चौथा आपके पास आता है स्नो लोड, यानी कि आपके बर्फ का भार। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करें, ठीक है, कि ये डेड लोड क्या होता है। संरचना का अपना वह भार, ठीक है, जो हमेशा हमेशा के लिए उस पर आधारित कर दिया जाता है। जैसे नींव हुआ, दीवारें हुई, छत हुई, ठीक है, या किसी मशीन को अगर आपने उस बिल्डिंग में स्थापित करने का प्रयास किया है तो वो सभी के सभी आपके डेड भार, यानी कि मृतप्राय भार में आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे चूंकि हम प्राय क्या करते हैं, ईंट चिनाई की दीवार उठाते हैं या प्रबलित सीमेंट कंक्रीट की उठाते हैं या प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का प्रयोग करते हैं। तो ईंट कंक्रीट का जो भार है वो 1920 केजी आता है, ठीक है। जो आपका आरसीसी यानी कि प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का है वो 2500 केजी आता है और जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट यानी कि सादी सीमेंट कंक्रीट होती है वो 2400 आती है। अब आपके पास आता है लाइव लोग, यानी कि उस भवन में रहने वाले लोग, ठीक है, या जो आपने सामानों को रखा है जो कुछ समय बाद एक स्थान से दूसरे स्थान मूव कराई जा सकते हैं। जैसे आप अपने आवासीय भवन में रहना है तो वहाँ पे बेड होगा, सोफा होगा, डाइनिंग टेबल होगा, हाँ, ये एक जगह फिक्स नहीं किए जाते हैं, ये मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम लाइव लोड के रूप में जानते हैं और इसको कंसिडर करने का प्रयास करते हैं। ये प्रायः 200 से लेके 500 केजी पर मीटर स्क्वायर की दर से ये लिए जाते हैं। अगर आपका आवास है, छात्रावास है, अस्पताल है, ठीक है, तो वहाँ पे 200 केजी पर मीटर स्क्वायर लेने का प्रयास करते हैं। अगर आपके पास कार्यालय है तो वहाँ पे 250 केजी लेने का प्रयास करते हैं। अगर आपके पास दुकानें, स्कूल हैं तो वहाँ पे ये 400 केजी पर मीटर स्क्वायर लेने का प्रयास करते हैं। और अगर आपके पास सीढ़ी बालकनी है, ठीक है, तो वहाँ पे 300 से लेके 500 केजी पर मीटर स्क्वायर का ये भार लेने का प्रयास करते हैं। अब इसके बाद आपके पास आता है विंड लोड, ठीक है, ये हवा का दबाव के ऊपर इस विंड लोड का हम कैलकुलेशन करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए शर्त लागू है, अगर बिल्डिंग की ऊंचाई उसकी प्रभावी चौड़ाई के 3 गुने से कम है तो इस भार को लेने का प्रयास नहीं किया जाता है। लेकिन अगर उसकी ऊंचाई उसकी प्रभावी चौड़ाई से, ठीक है, अधिक है तो इस भार को लेने का प्रयास किया जाता है। तो ये आपके पास 0, 3 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर की ऊंचाइयों पे आपको एक बताया गया है कि क्या हवा का दबाव होगा यानी कि स्पीड होगा और वहाँ पे आप वेट लेने का प्रयास क्या करेंगे, ठीक है। तो अगर 0 मीटर की ऊंचाई पे आप हैं तो वहाँ पे विंड का जो चलती है वो 80 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलती है और जो विंड लोड होता है वो 40 केजी पर मीटर स्क्वायर के दर से लिया जाता है, ठीक है। अगर आप 3 मीटर पे हैं
तो ये 96 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है और यहाँ पे जो विंड लोड होगा वो 60 केजी पर मीटर स्क्वायर की दर से लेंगे। अगर आप 5 मीटर पे जा रहे हैं तो वहाँ पे हवा का दबाव या हवा की रफ्तार होगी 110 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे विंड लोड आपका 75 केजी का होगा, ठीक है। अगर आप 10 मीटर पे जा रहे हैं तो यहाँ पे हवा का दबाव यानी कि हवा की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर होगी और यहाँ पे जो लोड होगा वो 90 केजी का होगा, ठीक है। अगर आप 15 मीटर की ऊंचाई पे पहुँचे हैं तो वहाँ पे हवा की स्पीड 125 किलोमीटर पर आवर होगी और जो विंड का लोड होगा वो 105 केजी का होगा। और जब आप 20 मीटर की ऊंचाई पे जाते हैं तो हवा का जो दबाव होता है यानी कि हवा की चाल होती है वो 130 किलोमीटर पर आवर की होती है और वो जो लोड लेते हैं वो 110 केजी का लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास आता है स्नो लोड यानी कि आपका बर्फ़ का प्रायः यह पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा लिया जाता है जहाँ पे हमारी बर्फ़ गिरती रहती है, वहाँ पे लेने का प्रयास करते हैं। मैदानी इलाकों में इसको कंसीडर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा डेड लोड होता है, चूँकि ये डेड लोड में आएगा, ये कहीं अगर रुक गया बर्फ़ तो क्या करेगा, वहाँ पे काफ़ी देर के लिए जम जाता है और जमेगा तो वो उस भार को बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो ये प्रायः पहाड़ी इलाकों में लेते हैं और वहीं पर लेने का प्रयास करते हैं जहाँ पर ढाल 60 डिग्री से कम की होती है। अगर ढाल 60 डिग्री से अधिक की होती है तो वहाँ पर ये हम लेने का प्रयास नहीं करते हैं। अब इसके बाद आपके पास अगला टॉपिक है साइट इंस्पेक्शन एंड ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन, यानी कि आप न्यू के लिए स्थल का चयन करेंगे। तो स्थल का चयन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वहाँ के जो मृदा है उस मृदा के विषय में आपको जानना होगा कि वो मृदा आपके पास कैसी है, ये आप जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो साइट इंस्पेक्शन एंड ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन यानी कि स्थल पे जाते हैं और स्थल पे जाने के बाद आप कौन कौन सी प्रक्रिया के थ्रू यह जानने का प्रयास करेंगे कि मृदा वहाँ कैसी है, उसकी क्या धारण क्षमता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेथड आता है वो पिट मेथड आता है, यानी कि उस क्षेत्र में जाते हैं और 1.5 मीटर गहराई का या जिस गहराई में हमको न्यू ले जानी है उस गहराई का एक स्क्वायर ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है। और इसमें खुदाई करते इसकी चले जाते हैं, मिट्टी निकलती रहती है, उस मिट्टी को दृष्टि है यानी कि आंखों से देखते हुए हम बताना शुरू कर देते हैं कि यह मिट्टी हमारे नींव के लिए उचित है कि नहीं है, ठीक है। दूसरा आपके पास आता है प्रोबिंग, ठीक है, ये क्षण भेदन कहा जाता है। दूसरा आपके पास है प्रोबिंग, इसकी हिंदी है आपके पास क्षण भेदन, ठीक है। इसके लिए दो काम करते हैं, या एक छड़ लेते हैं, ठीक है, जो आपकी करोगे ट्विस्टेड होती है, इस तरह की होती है, जिसका एक सिरा आपका नुकीला होता है, ठीक है, और इसका जो व्यास होता है वो आपकी 30 से लेके 35 mm का होता है। ये 30 से 35 mm व्यास की होती है, ठीक है। इसका एक सिरा नुकीला होता है और जो सतह होती है वो आपकी करोगेटेड होती है यानी कि नाली टाइप की होती है। आप इसको हैमर की सहायता से मृदा में धंसाते चले जाते हैं। ये आपको 3 मीटर तक की ऊंचाई के लिए आपको लिया जाता है और वहाँ के लिए लिया जाता है जहाँ की मृदा सॉफ्ट यानी कि नरम मृदा होती है। दूसरा है हमारे पास कि एक ट्यूब जो अंदर से खोखली होती है जिसका व्यास आपका 35 से लेके 50 mm होता है, ठीक है। इसके एक किनारे पे स्लिट यानी कि झिर्री कटी होती है और इस झिर्री में ये चूंकि खाली पाइप है, हाँ, तो इसको पाइप को हम अंदर धंसाते चले जाते हैं। मृदा क्या होती है इसके अंदर इकट्ठा होती चली जाती है। विभिन्न गहराइयों में जाने के बाद हम निकालते चले जाते हैं और फिर उस गहराई में जो मृदा इसके अंदर आई होती है उस मृदा का दृष्टि परीक्षण करते हुए हम बताते हैं कि ये मृदा हमारी सही है कि नहीं है। अब इसके बाद से अगला आपके पास है, ठीक है, आगर बोरिंग। तीसरा पॉइंट आपके पास है, ठीक है, आगर बोरिंग। ये आपकी 5 मीटर तक की गहराई के लिए यूज की जाती है और नीचे सॉइल का होता है वो सॉफ्ट सॉइल होता है, या इसे कम कठोर मृदा में, हार्ड में नहीं जा सकते हैं, कठोर मृदा में नहीं जा सकते हैं, ठीक है, हल्का कठोर होगा उस पर हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। ये आगर क्या है, ये आगर आपका इस तरह से, ठीक है, एक मशीन होता है, ठीक है, जिस मशीन में आपके कटिंग ब्लेड्स लगे होते हैं। यहाँ पे आपका हैंडल होता है। इस हैंडल की सहायता से आप जहाँ की मृदा के विषय में जानना चाहते हैं वहाँ खड़ा करते हैं और फिर उसको रोटेट कराना शुरू कर देते हैं। एक चरण में 30 सेंटीमीटर जाते हैं, तो जाने के बाद मिट्टी को बाहर निकालते हैं, दृष्टि परीक्षण करते हैं और इस तरह से 5 मीटर तक की गहराई पे पहुँचने का प्रयास करते हैं।
अब इसके बाद से अगला जो मेथड है किसी मृदा के विषय में जानने का, तो वो आपके पास है, ठीक है, प्रेशर बोरिंग। प्रेशर बोरिंग ये आपका 5 मीटर की गहराई के लिए या इससे अधिक के लिए उचित होता है, और यहाँ पे सॉइल जो होता है आपका हार्ड होता है, यानी कि ये प्रोसेस प्राय पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पथरीली ज़मीन है वहाँ पे करते हैं। अगर मैदानी इलाकों में भी कई पथरीली ज़मीन है तो वहाँ पे भी हम इसको प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए परकुशन मशीन यानी कि आघात मशीन लेते हैं, या रोटरी आपका कटर लेते हैं, यानी कि कटिंग करने वाली मशीन, जिसको मैकेनिकली व्यवस्था से आप ज़मीन के अंदर धसाते चले जाते हैं, वो मृदा को काटती चली जाती है, और उसके बाद निकली हुई मृदा को आप बताते हैं कि ये मृदा, खैर वो पहाड़ है तो प्राय उसकी मृदा आपकी काफ़ी मजबूत नेचर की होगी, ठीक है। फिर आपके पास है डीप बोरिंग। ये डीप बोरिंग क्या है, ठीक है, ये आपकी 5 मीटर या इससे अधिक गहराई के लिए, और ये आपके लिए सॉफ्ट सॉइल यानी कि नरम मृदा के लिए करते हैं। इसके लिए हम करते क्या हैं कि एक केसिंग पाइप डालते हैं जो 10 to 15 सेंटीमीटर व्यास की होती है, ये अंदर से खोखली होती है। केसिंग का मतलब आवरण देने का प्रयास करना, तो एक पाइप होती है जो आपकी 10 से 15 सेंटीमीटर व्यास की बनी होती है, इसके दोनों सिरे खुले होते हैं, इसको हम ज़मीन के अंदर डाल देते हैं। फिर इसके अंदर एक पतली पाइप, ठीक है, जो 25 to 50 mm, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्या है, जो अंदर वाली पाइप है, ये पाइप जो हम 10 to 15 आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, ये आपकी क्या है, केसिंग पाइप है, ये आपकी केसिंग पाइप है, ठीक है, और ये आपकी दूसरी पाइप है, ये भी आपकी खोखली है, लेकिन इसका व्यास 25 से 50 mm यानी कि 2.5 से 5 सेंटीमीटर व्यास का होता है। ये इसके अंदर डाले गए थे। अब डालने के बाद से अब यहाँ पे, ठीक है, हम पानी का फ्लो प्रेशर की सहायता से करते हैं इस पाइप में, ठीक है। ये पानी नीचे की तरफ आता है और ये मृदा से टकराने के बाद इस मृदा को उखाड़ना शुरू कर देता है, और उखाड़ता है तो ये मृदा धीरे धीरे उस वेग के कारण ऊपर आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद उस मृदा को लेते हैं, और मृदा को लेने के बाद से, ठीक है, हम बता लेते हैं कि ये मृदा हमारे काम की है कि नहीं है, या किस गहराई में हमको जाना पड़ेगा।